हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशअप। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, जिसको हमने बहुत ही सिस्टमेटिक वे में कवर करा है। हम वन बाय वन करके हम एजेस को कवर कर रहे हैं, और आज हम जिस पीरियड को कवर कर रहे हैं वो है आपका मॉडर्न पीरियड, विच इज स्टार्टेड विद 1901 से 1945 एडी। तो 1901 में एक्चुअली में क्वीन विक्टोरिया की डेथ हो गई थी, उसके बाद से ही आपका मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियड में आपके दो बेसिकली आप एक कह सकते हैं एक मेजर इवेंट्स क्या आप कह सकते हैं कि एक वॉर हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दोनों आपके इसी मॉडर्न पीरियड में हुए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका 1914 से 1918 तक चला था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका 1939 से 1945 एडी तक चला था। तो बेसिकली दोनों वॉर आपके इसी मॉडर्न पीरियड में हुए थे, जिसका इम्पैक्ट आपकी लिटरेचर पर भी पड़ा था। ठीक है, तो इसी चीज़ को आज हम मॉडर्न एज में कवर करेंगे कि किस तरह का वहाँ पे लिटरेरी वर्क स्टार्ट हो चुका था, लोगों की क्या थिंकिंग हो चुकी थी, क्या क्या मूवमेंट्स, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आने लगे थे। तो ये सब आज हम मॉडर्न पीरियड में कवर करेंगे। ठीक है, तो मॉडर्न एज को हम मॉडर्न पीरियड इन लिटरेचर ऑल्सो नोन एज लिटरेरी मॉडर्निज्म was a literary movement that took place from the late 19th century to the mid 20th century। तो बेसिकली आपका जो मॉडर्न एज है वो लेट 19th सेंचुरी यानी कि 19th सेंचुरी जब आपकी एंड हो रही थी तब से स्टार्ट है, और कब तक चलता है, मिड 20th सेंचुरी। मिड यानी 1945 तक आपका ये मॉडर्न एज है, तो ये उसको मिड ही माना गया। तो मिड तक आपका जो है मॉडर्न एज चला था। It was characterized by a break with traditional writing style and a desire to express the new sensibilities of the time। तो जैसे कि मैंने लास्ट हम लोगों ने जो एज करी थी वो थी आपकी विक्टोरियन एज। तो विक्टोरियन एज में हम लोगों ने देखा था कि क्वीन विक्टोरिया जब इंग्लैंड की क्वीन बनी थी, तो बेसिकली वहाँ पे दोबारा से इंग्लिश ग्लोरी को एक्सप्लोर करा गया। मतलब एलिजाबेथन टाइम की जो पोइटिक थीम्स थी उसको बेसिकली दोबारा से रिक्रिएट करा गया, यानी कि रोमांटिक एज में जिस तरह से लोग कंट्री साइड की तरफ फोकस करने लगे थे, कॉमन मैन की लाइफ पे भी थीम्स पोइट्री लिखने लगे थे। ठीक है, नेचर लवर थे, आपको पता है वर्ड्सवर्थ जो थे हमारे नेचर लवर पोइट भी कहते हैं हम उन्हें। तो नेचर्स के ऊपर पोइट्री लिखने लगे थे। लेकिन जब क्वीन विक्टोरिया, रोमांटिक एज के बाद जब विक्टोरियन आपका पीरियड आया, तो अगेन जब क्वीन विक्टोरिया क्वीन बनी तो उन्होंने फिर से वैसे ही जो आपके किंग और क्वीन के ऊपर जो थीम होती थी, पॉलिटिकल जो थीम होती थी, उसके बारे में ही फिर से पोइट्री होने लगी थी। तो यानी क्वीन विक्टोरिया में एक तरह से ट्रेडिशन को फॉलो किया जा रहा था। लेकिन जब मॉडर्न एज आई तो अगेन उस ट्रेडिशनल राइटिंग स्टाइल था उसको ब्रेक करा गया, और न्यू सेंसिबिलिटीज ऑफ द टाइम और एक न्यू सेंसेशन का जो है आपका क्या कहते हैं इनकारनेशन हुआ, उसका स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो मॉडर्निज्म इन लिटरेचर वॉज अ लिटरेरी मूवमेंट दैट फोकस ऑन कंटेम्प्रेरी एलिमेंट्स। कंटेम्प्रेरी बेसिकली क्या होता है, विच इज बिलोंग टू द सेम टाइम, सेम पीरियड। ठीक है, तो मॉडर्निज्म में क्या हुआ था कि लिटरेरी एक मूवमेंट आया उस टाइम पे, और वो लोग का फोकस किस पे था, कंटेम्प्रेरी एलिमेंट्स पे। तो मॉडर्निज्म लिटरेरी मूवमेंट बिगेन आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड कंटिन्यू इनटू द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी। तो बेसिकली जो मॉडर्निज्म लिटरेरी का मूवमेंट है, जो लिटरेरी में चेंजेस आए, जो थीम में चेंजेस आए, जो ट्रेडिशन को ब्रेक करा, वो बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा कब है, 1914 से स्टार्ट हुआ, जो कि 1918 तक चला, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यानी कि 1914 से आपका क्या होता है, वो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और कब चला, मिडिल यानी कि 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब आपका एंड हुआ था। ठीक है, तो मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी तक आपका वो मूवमेंट कंटिन्यू रहा था। ठीक है, तो अब मॉडर्न पीरियड में बेसिकली आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इन्वेंशंस हुए। ठीक है, इन्वेंशंस हुए, लेकिन डिस्ट्रक्शन भी हुए। हर चीज़ का ड्रॉबैक होता है, तो इन्वेंशन हुए लेकिन डिस्ट्रक्शन भी हुए। उस टाइम पे क्या था, पॉलिटिक्स जो चल रही थी वो बहुत पीक पर थी, लेकिन जो ह्यूमन वैल्यूज़ थी वो बिल्कुल आपकी लोएस्ट पॉइंट पे थी। मतलब ह्यूमंस की फीलिंग्स, वैल्यू की कोई कदर नहीं थी, वो आपकी बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे चल रही थी। लेकिन पॉलिटिक्स, डिस्ट्रक्शंस, ये सब आपके क्या थे, ये पीक पर चल रहे थे। ठीक है, और उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंट हुआ था,
मेन चीज साइकोलॉजी डेप्थ, साइकोलॉजिकल चीजें, जैसे सिगमंड फ्राइड की जो कैटेगरी उन्होंने दी थी, 3 कैटेगरी, इड, ईगो, सुपर ईगो, वो भी आपकी इसी मॉडर्न एज में इन्वेंट हुई थी, ठीक है। और आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस विच इज़ गिवन बाय विलियम जेम्स, वो भी आपका इसी मॉडर्न एज में इन्वेंट हुआ था। तो बेसिकली मॉडर्न एज में हम लोग क्या जानते हैं, बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंट हुआ, लोग काफ़ी चीज़ों को समझने लगे थे, लॉजिकली सोचने लगे थे कि मतलब अगर कोई भी चीज़ है या कोई भी इवेंट है, कोई भी कुछ कह रहा है, तो उसको ऐसे बस किसी ने कहा और मान नहीं लेते थे, मतलब वो कब, क्यों, कैसे हुआ, इस सब चीज़ों के क्वेश्चंस उन लोगों के माइंड में आने लगे थे, और बेसिकली वो इन क्वेश्चंस को करने लगे थे, और जब उन क्वेश्चंस के आंसर्स उन्हें मिलते थे जिससे वो सेटिस्फाइड होते थे, तभी वो किसी चीज़ पे बिलीव करते थे। तो इस तरह से मॉडर्न पीरियड में काफ़ी सारी चीज़ें क्या हुई, टेक्निक्स आने लगी थी, और लोग ट्रेडिशन जो मतलब सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते थे, उन सब चीज़ों को ऐसे ही नहीं मानते थे। लोगों को जैसे पहले मानना था कि अर्थ क्या है, हमारी सेंटर में जिसके चारों प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, तो अब ये सब चीज़ें हट गई थी, लोग समझ में आने लगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, और ये सब चीज़ों पे वो बिलीव करने लगते थे, साइंटिफिक लॉजिकली चीज़ों को सोचने लगे थे। तो ये आपका मॉडर्न एज का मूवमेंट रहा। तो यहाँ पे मैं कुछ की फीचर्स आपके मॉडर्न पीरियड के डिस्कस करूँगी, जिससे कि हमारा मॉडर्न पीरियड और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, जैसे मैंने बताया कि टेक्निक्स आ गई थी, एक्सपेरिमेंट्स, इन्वेंशंस होने लगे थे। तो मॉडर्न राइटर्स एक्सपेरिमेंटेड विद लिटरेरी फॉर्म्स एंड एक्सप्रेशंस यूजिंग टेक्निक्स एंड सच एज फ्रेगमेंटेशन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फ्री वर्ड्स। वो जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो मॉडर्न राइटर्स थे वो एक्सपेरिमेंट करने लगे थे अपने लिटरेरी फॉर्म से, मतलब बहुत सारी लिटरेरी फॉर्म्स एंड लिटरेरी टेक्निक्स को यूज़ करने लगे थे। वर्ड्स को कम यूज़ करते थे, सिम्बल्स को यूज़ करने लगे थे। फ्री वर्ड्स का मतलब यहाँ पे एक ये चीज़ और है कि रूल्स रेगुलेशन के पीछे ज़्यादा नहीं पड़ते थे, रेस्ट्रिक्शंस जो थी पहले कि नहीं इसी फॉर्म में होना चाहिए, थीम भी यही होनी चाहिए, टॉपिक भी यही होना चाहिए, तो उन सब चीज़ों से वो लोग फ्री हो चुके थे। लोगों को जो पसंद आती थी थीम, वो उस पर ही टॉपिक पर लिखना चाहते थे, एक कॉमन मैन की लाइफ पर लिखना पसंद करते थे। पुअर एंड वर्किंग क्लास लोगों पे लोगों ने लिखना स्टार्ट करा, मतलब जो उनका जो इंटरेस्ट ग्रो हो रहा था बेसिकली वो उनका एक पुअर वर्किंग क्लास पे होना था। जैसे कि हमारे गॉल्सवर्दी की नॉवेल्स हैं, गर्ल्स वर्दी के नॉवल को हम जानते हैं, वो सोशल प्रॉब्लम्स को लेके उनके सारे नॉवेल्स लिखे गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप कहते हैं लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वर्सेस एग्रीकल्चर लेबर। एरिस्टोक्रेसी फैमिली लैंडेड ओनर, जो लैंड के ओनर होते थे, और जो एग्रीकल्चर लेबर होती थी, मतलब जो खेतों वेतों में एक पैसों पे काम करती थी, ठीक है। तो इस तरह से इनके बीच में जो वॉर बिटवीन, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट चलते थे, तो ये सब मॉडर्न एज में आपके राइज होने लगे थे, ठीक है। तो और लोगों का इंटरेस्ट पुअर और वर्किंग क्लास फैमिलीज पे होने लगा था, इंस्टेड ऑफ एरिस्टोक्रेटिक फैमिली या जो भी रिच क्लास के लोग होते थे उनसे हटकर, ठीक है। और फ्रेगमेंटेशन आपका बेसिकली कह सकते हैं कि सब कुछ एक बिखरा हुआ, एक्चुअली में आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपके दोनों इसी मॉडर्न पीरियड में होते हैं, जिसकी वजह से हर चीज़ बहुत फ्रेगमेंट हो गई थी, बिखर गए थे, और उस चीज़ को समेटने में काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि कंट्री के बीच में जो युद्ध होता है तो कहते हैं सफ़र तो हर कोई करता है, इकोनॉमिकली भी लोग सफ़र करने लगे थे, ठीक है, फिजिकली भी लोग सफ़र कर रहे थे, कंट्री से कंट्री। न्यूक्लियर वॉर जब होते हैं तो उसका असर काफ़ी दूर तक जाता है, जिसे कहते हैं, तो हर चीज़ बिखर गई थी, लोगों की मतलब लाइफ बिल्कुल एक समझ ही नहीं आ रहा, जैसे कहते हैं ना कि लोग करें तो क्या करें। तो ये फ्रेगमेंटेशन की तरफ जो लोगों मॉडर्न राइटर्स थे वो एक्सपेरिमेंट करने लगे थे, उनका ध्यान उस तरफ भी गया। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो कि मैंने बताया कि विच इज़ गिवन बाय विलियम जेम्स, कई बार आपका क्वेश्चन आया भी हुआ है कि विलियम जेम्स ने क्या इन्वेंट करा, क्या दिए, कौन सी थ्योरी, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और सिगमंड फ्राइड मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, इड, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। ये आपका किस कॉन्सेप्ट कौन लाए, ये कैटेगरी ये आपके लाए थे सिगमंड फ्राइड। तो बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया, अगर किसी ने साइकोलॉजी पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स थीम। तो मॉडर्निस्ट राइटर ऑफन ग्रैपल्ड विद कॉम्प्लेक्स थीम। ग्रैपल का मतलब क्या होता है, टू कैच, मतलब पकड़ना किसी चीज को, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ग्रैपल। तो ग्रैपल का मतलब क्या होगा, टू गेट होल्ड समबडी एंड फाइट विद, टू कंट्रोल, मतलब किसी चीज को पकड़ना और उसके लिए फाइट भी करना अपने कंट्रोल में करने के लिए, तो उसको बोलते हैं ग्रैपल्ड। तो with complex themes such as alienation, psychological depth and the uncertain nature of reality। तो देखिए alienation का मतलब आपका क्या होता है यहाँ पे कि जब आप कहते हैं ना कि भीड़ में भी अकेले रहना, मतलब आपके आसपास लोगों से आपका कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब आप बिल्कुल एक अलग, बिल्कुल अलगाव विमुक्ता वाले लाइफ
को फॉलो कर रहे हैं। एलिएनेशन का मतलब हो गया बिल्कुल लोनली अलोन रह रहे हैं, आपका किसी से कनेक्शन नहीं है, जो आपके चारों तरफ मतलब आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनसे भी आपका कनेक्शन नहीं है, तो वो आपका एलिएनेशन आ जाता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल डेथ मैंने आपको बता ही दिया, साइकोलॉजिकल की तरफ लोगों का इशू होने का था, जो स्ट्रेस वगैरह चलता है, ईगो से ऊपर ईगो सब आपके इन्वेंट हो चुके थे। अनसर्टेन नेचर ऑफ रियलिटी, देखिए अनसर्टेन नेचर ऑफ रियलिटी बेसिकली क्या है कि नेचर जो है बेसिकली कोई नॉट अ ऑब्जेक्टिव, मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ शेप्ड बाय आवर परसेप्शन एंड बिलीव। हम नेचर को जो है ये नहीं मान सकते कोई ऑब्जेक्ट है, एक्चुअली नेचर को हम उस तरह से बिहेव करते हैं, हमारा जो परसेप्शन होता है रियलिटी, परसेप्शन इज रियलिटी ऑफ लाइफ, है ना। लाइफ इज हाउ यू परसीव रियलिटी, मतलब हम किस तरह से रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं या उनको दूर करने के लिए सोच रहे हैं, या उस प्रॉब्लम को ही लेके बैठे हुए हैं कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता, या हम उसके बीच कोई रास्ता निकालते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम का भी कोई सोल्यूशन हो सकता है। तो बेसिकली क्या है, हमारा जो परसेप्शन होता है हम उसी अकॉर्डिंग ही आप कह सकते हो कि नेचर को हम शेप देते हैं। ठीक है, ये हमारा परसेप्शन होता है, हमारा लोगों को लेके बिलीव होता है या नेचर को लेके। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स थीम्स के ऊपर भी मॉडर्न राइटर्स क्या थे, उनका ध्यान जा रहा था, वो फोकस करने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सोशल चेंजेस, ये आपका सोशल चेंजेस है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, SOSIA, सोशल चेंजेस क्या आए थे। ठीक है, तो modernist literature was a response to the rapid social changes brought about by industrialization, urbanization and the First World War। तो मॉडर्न लिटरेचर मैंने आपको बताया जैसे कि बहुत जल्दी ही सोशल चेंज आया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका चला था उसमें, तो इंडस्ट्रीज़, अर्बनाइजेशन, ये सब चीज़ें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपके ये जो इवेंट्स कह लीजिए, इवेंट्स तो नहीं है बेसिकली, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो एक आपका कहते हैं कि एक वो दोबारा भगवान करे वो कभी ना हो, अटैक्स जो हुए थे, वॉर जो हुए थे, तो इस तरह की चीज़ें होनी थी जिसपे कि मॉडर्न लिटरेचर का रिस्पॉन्स आने लगा था। मतलब इंडस्ट्रीज़ का जो ग्रोथ हुई, अर्बनाइजेशन का जो हुआ, वो सभी जो चीज़ें ग्रो हो रही थी उस पर बेसिकली मॉडर्न लिटरेचर जो थे, मॉडर्न राइटर्स जो थे वो रिएक्ट भी करने लगे थे, रिस्पॉन्स भी देने लगे थे। ठीक है, उनका इंटरेस्ट आने लगा था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और एक वहाँ पे उस टाइम पे आपका कॉन्सेप्ट हुआ था आर्ट्स फॉर लाइफ सेक, आर्ट्स फॉर लाइफ सेक्स, ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ था। ठीक है, ये आपका क्या एक एस्थेटिक मूवमेंट है, यू कैन सी दैट कि ये आपका ये एक एस्थेटिक मूवमेंट है, तो जो कि उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आर्ट्स फॉर लाइफ सेक, तो आर्ट्स क्या बेसिकली करती है, सबॉर्डिनेट टू द ह्यूमन लाइफ, है ना। आर्ट क्या करती है, सबॉर्डिनेट करती है ह्यूमन लाइफ को, पर्पस क्या है, टू बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, और विक्ट्री, मतलब लोगों का एक्चुअली में जो पहले विक्टोरियन एज में जो इल्यूजन था सोसाइटी को लेके वो सब दूर हो चुका था, लोग अपने हिसाब से सोसाइटी को समझने लगे थे और आपके उनके उस हिसाब से वो थीम्स को लेके लिखने लगे थे। बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट उस टाइम पे पॉइंट्स हुए, जैसे W.B. येट्स, सीमस हेनी, डायलन थॉमस, ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट, वर्जीनिया वुल्फ एंड ये सब आपके उस टाइम के पॉइंट। और अमेरिकन पॉइंट में रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फ्लैनरी ओकॉनर, अर्नेस्ट हेमिंगवे, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका T.S. इलियट। T.S. इलियट आपके मॉडर्न एज के सबसे फेमस पॉइंट थे। इनका आपका T.S. इलियट का आपका वेस्टलैंड है। ठीक है, ये कभी पूछा जाता है। और आपका एक आता है वेस्टलैंड के बाद द लव सॉन्ग। ठीक है, ये भी आपका पूछा जाता है क्वेश्चन। और एक आप पता है द हॉलो मैन। ठीक है, तो इस तरह से टी एस इलियट के काफ़ी सारे वर्क्स हैं जो मॉडर्न एज को आपके रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली टी.एस. इलियट आप कह सकते हो कि मॉडर्न एज के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो और उस टाइम पे फ्री वर्स, जैसे मैंने आपको बताया था, फ्री वर्स भी स्टार्ट हुआ था। लाइक फ्री वर्स में आपको बताया कि एक हाइकू, फ्री वर्स में आपको कहते हैं जो रेस्ट्रिक्शंस वगैरह थे उन लोग उनको फॉलो नहीं करते, डिफरेंट लिटरेरी फॉर्म्स, लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ करने लगे। हाइकू आपका एक उसी का एग्जांपल है जो कि मॉडर्न एज में आया था। तो इस तरह से ये कुछ की वर्ड्स हैं जो कि आपके मॉडर्न पीरियड में बेसिकली आपके ग्रो हुए थे। लोगों का जो थीम थी वो पुअर एंड वर्किंग क्लास में होने लगी थी। जॉन गाल्सवर्दी के जो आपके नॉवेल्स हैं वो बेसिकली आपके इसी पे बेस्ड है। मैंने आपको बताया जैसे कि सोशल इश्यूज़ पे वो बेस्ड है, सोसाइटी में लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ता है, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वर्सेस
एग्रीकल्चर लेबर के ऊपर उनके काफ़ी सारे नॉवेल्स लिखे गए हैं कि रिच लोग एरिस्टोक्रेसी फैमिली वाले लोग होते हैं किस तरह से उन लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, जो बेचारे पुअर होते हैं, जो उन पैसे दे के वो लोग काम करवाते थे, बेसिकली मतलब इतने पैसे नहीं होते थे लेकिन उनसे काम ज़्यादा कराते थे। तो इस तरह से ये मॉडर्न एज के कुछ मैंने आपको कीवर्ड्स बताए। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको मॉडर्न एज भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो ही गया होगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ अब मिलूँगी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, ठीक है? तो एंड तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशअप। बाय बाय।